कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको एक बेसिक जानकारी देने वाला हूं, जो कि आने वाले समय में बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है। उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है और किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। चूँकि अभी तो प्रस्तावित हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द आपके बीच में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जैसा कि सरकार की तैयारी चल रही है इसके पीछे। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो लोग भी पीजी कर चुके हैं विभिन्न सब्जेक्ट जिसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है, तो उसकी तैयारी आप लोग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको जो नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई करना होता है। नेट के बाद आप जो भी अपना अपना स्टेट से, जैसे यूपी है तो वो यूपी पीसीएस वहाँ का जो संस्थान है उसके माध्यम से वो पहले प्री करवाती है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। 3 राउंड में वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है। लेकिन बिहार में जो होने वाला है उसमें आपको ज़्यादा उम्मीद है कि एक एग्ज़ाम बेट आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद जो लोग क्वालिफाई होंगे उसके बाद वो डायरेक्ट सेलेक्ट में बैठेंगे और वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि 160 मार्क्स के जो भी प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव ही होंगे और 40 मार्क्स के इंटरव्यू की बात हो रही है। ठीक है, हो सकता है उसमें अभी चेंजिंग आएगा, लेकिन जो पहला क्राइटेरिया है नेट या बेट, वो सभी लोग को पास करना ही पड़ेगा। तो कई लोग नेट को थोड़ा सा टफ समझ करके चूक जाते हैं। ज़्यादा टफ है नहीं नेट का एग्ज़ाम, बस क्या होता है कि आपको जानकारी नहीं होती क्या पढ़ना है, कैसे जाना है, क्या करके जाना है, इस कारण से आप वहाँ पे चूक जाते हैं। बेट तो बहुत आसानी होता है, उसमें अगर होता है, अभी तक तो हुआ नहीं है, अगर जिस प्रकार से स्टेट है और सीटेट है। स्टेट जैसे स्टेट लेवल का टेस्ट है तो आप इजीली पास कर जाते हैं, लगभग 80 to 90% स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं। वही अगर आप सीटेट बैठते हैं तो बहुत कम इसमें 6% 7% लोग पास करते हैं। तो बस यही अंतर है नेट और बेट में, अगर आने वाले समय में हुआ तो मैं कहूँगा कि आप बेट हो ना हो, लेकिन नेट तो होता ही है। प्रत्येक साल 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है, तो उसकी तैयारी आप करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आप बेट निकाल लेंगे। और फिर जब आप सेलेक्ट का एग्ज़ाम होगा, स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसमें भी आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तो आप इजीली असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा अभी जो भी लोग पीजी कर चुके हैं उनके लिए। तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 का जॉब है। जितना सैलरी यूपीएससी पास करने के बाद आपको गवर्नमेंट देती है, उतना लगभग सैलरी आपको यहाँ भी मिल जाता है। तो अपने आप में ये जो पद है प्रतिष्ठा वाला पद है और बहुत ही कह सकते हैं कि लकी होंगे जिनका होगा इनका यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होगा तभी जब आप तैयारी करेंगे। तो थोड़ा सा जान लीजिए मैं आपको किस प्रकार से तैयारी करवाऊँगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, इसमें कोई और बाद बाकी आपके यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो हमारे फ्री में अवेलेबल दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। उसमें हमारा जो नोट्स होगा वो यूजीसी नेट का पूर्ण सिलेबस पे आधारित होगा। हम आपको ऑनलाइन क्लास लेंगे डेली बेसिस पे, क्लास नोट्स और पीडीएफ देंगे। साथ ही कंप्लीट जो रिकॉर्डेड सेशन होगा, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो न्यू पैटर्न पे आधारित होगा वो आपको दिया जाएगा। चूँकि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, साथ साथ मैं बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ, 2 टाइम्स इंटरव्यू भी कमीशन का दिया। फिर मैं बीपीएससी में अभी ऑलरेडी पीजीटी के रूप में कार्यरत भी हूँ। ठीक है, तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप जो है सही गाइडलाइन में आप तैयारी करें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो और आप आसानी से ज़्यादा दिमाग को बोझिल ना करते हुए भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सिलेबस क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसको हम लोग थोड़ा सा, चूँकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपके 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉमन ही होता है, पेपर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये किसी भी सब्जेक्ट वालों के लिए ये पढ़ना ही होगा। अगर आप 50 में से 30 से 35 के बीच में स्कोर कर लेते हैं तो आप ईजिली नेट क्वालिफाइड करते हैं। ठीक है, ईजिली। उधर अगर आप 50%
भी कर लेते हैं तो आप आसानी से 60% के आसपास मार्क्स ले आते हैं, और चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या सिलेबस है आपको, कई लोग को सिलेबस ही नहीं पता होता कि आप पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आप लोग निश्चित रूप से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और एक टॉपिक में आपको कवर करने का प्रयास करूंगा जो सबसे टफ माना जाता है, जिससे रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह ये सबको समझ में नहीं आता है। ठीक है, चूँकि ये उन्हीं को समझ में आएगा जो या तो पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर चुके हैं। ठीक है, बाकी लोग जो है अगर पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, और जब आप मेरा क्लास करेंगे तो मैं 100% गारंटी लूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और सारे प्रश्न को आप इजीली कूल माइंड में बना लेंगे। ठीक है, चलिए, शिक्षण अभिक्षमता क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिक्षमता, सबसे पहले हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, और उसके तहत हम लोग खास करके छात्र को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से पढ़ाया जाता है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीचर का विषय ज्ञान है, या उसकी मूल्यांकन क्षमता है, या छात्रों को प्रेरित करने की योग्यता है शिक्षक के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग मेन रूप से अध्ययन करते हैं कि एक शिक्षक को किस प्रकार से जो है विषय का ज्ञान होना चाहिए, संप्रेषण का कौशल होना चाहिए, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर आपका इवैल्यूएशन जो मूल्यांकन क्षमता है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, टोटल 50 मार्क्स पूछे जाते हैं जिसमें आपके हर एक टॉपिक से प्रश्न रहेंगे। दूसरा है शोध अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ से रिसर्च के बारे में, अनुसंधान के बारे में बताया जाता है कि रिसर्च किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, उसके कितने स्टेप होते हैं, किस प्रकार से रिसर्च किया जाता है, फिर कंक्लूजन निष्कर्ष किस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। खास करके हम लोग जब समस्या कोई भी है, जैसे स्कूल में समस्या है, बहुत सारी समस्याएं होती है बच्चों के बीच में, जैसे बहुत बच्चों को इतिहास समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे किन्हीं का हिस्ट्री है, तो जब इतिहास समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी समस्या का पहचान करेंगे कि क्लास 10 के 11 के बच्चों को इतिहास समझ में नहीं आ रहा है। फिर परिकल्पना निर्माण करेंगे कि जो समझ में नहीं आ रहा है उसके कारण क्या है और किस प्रकार से हम उसको सुधार सकते हैं। फिर उससे संबंधित डाटा को संग्रह करेंगे, क्लास में पूछेंगे, कुछ प्रश्न को पूछेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे और एक रिसर्च कंप्लीट करके तैयार करेंगे, जिससे कि हम ये जो समस्या इतिहास समझ में क्यों नहीं आता है, हो सकता है बच्चों को बेसिक जो शब्दावली है उसका ज्ञान नहीं हो, या हो सकता है उसको ईस्वी पूर्व में कन्फ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, या हो सकता है जो मानचित्र का जो है ज्ञान नहीं हो, उसको वंशावली के बारे में वो परिचित नहीं हो, या हम इतिहास को बोझिल तरीके से पढ़ा रहे हैं, स्टोरी बेस्ड नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन सब जो कारण है उसको अगर हम दूर करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा जो है अच्छे समझेगा। यानी जब हम अपनी जो समस्या है उसका जब निदान करते हैं तो वो हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम आपके यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एक आपको गद्यांश दे दिया जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, और फिर उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आसानी से बना लेते हैं। चौथा है संप्रेषण। ठीक है, सूचना, विचार, भावनाओं का किस प्रकार से आदान प्रदान होना चाहिए, मौखिक, लिखित, गैर मौखिक, ये संप्रेषण हो सकता है। ठीक है, जैसे गैर मौखिक हो गया इशारा करके, लिखित हो गया लिख करके जब हम किसी को अपना नोट्स या कुछ भी देंगे, मौखिक हो गया बोल करके। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, तो उसमें तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग से ले करके नंबर सीरीज से ले करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे सिलोगिज्म हो, ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद तार्किक लॉजिकल रीजनिंग भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मैथ के बेसिक जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, दंडालेख, पाई चार्ट वगैरह, उसको पढ़ाया जाएगा। फिर आईसीटी यानी जो अभी का जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके बारे में सूचना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाऊंगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हूं, तो आपको यहाँ से भी आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद आपका EVS जो इन्वायरमेंटल साइंस है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको करवाऊँगा अच्छे से। ठीक है, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, और साथ साथ जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं,
ठीक है, वो सब अच्छे से किया जाएगा। और फिर 10वां टॉपिक में आपको हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि प्राचीन समय में किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली आई, मध्यकालीन समय में, फिर आधुनिक समय में जितने भी, जैसे वुड डिस्पैच कब आया, या फिर जो आयोग सब वगैरह जितने भी बने हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे अध्ययन करवाऊँगा अच्छे से। तो यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। लगभग सभी टॉपिक से 5-6 करके पूछे जाएंगे। और मैथ के लगभग जो आपके ये DI वाला है, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन होता है। तो आगे पीछे हो जाता है, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में से 4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिलेबस आपके 50 नंबर का होता है। जब 50 नंबर का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सफलता का 50% तय हो जाएगा, ठीक है, कि आप सफल हो रहे हैं। ये 50% तय, 50 नहीं कहिए, 60% ये निर्धारित कर देगा कि आप सफल होने वाले हैं, ठीक है, अगर आप इन 10 टॉपिक को अच्छे से समझ करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट में मैं तो केवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन जो लोग का अन्य सब्जेक्ट है मैं तरीका ज़रूर बता दूंगा किस प्रकार से करना है। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएगा। अब बाकी हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब कहेंगे कि सर कोर्स का चार्ज क्या है, तो कोर्स का चार्ज मात्र 799 रुपीज़ है। वो भी आप वीडियो देख लें, अच्छा लगता है तो जुड़े, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, दूसरे टीचर बहुत सारे हैं, उनसे आप जुड़ के अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने का प्रयास करेंगे वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा रिसर्च एप्टीट्यूड। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड में किन किन तथ्यों को हमें पढ़ना होता है उसको आप लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए और आप पाएंगे कि बहुत कम समय में, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज पहला लेक्चर अभी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं ले रहा हूँ। बाकी आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे बहुत पहले से भी, और मैंने BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 का तैयारी करवाया, और अभी भी TRE 4 के जो रिकॉर्डेड सेशन है चल रहे हैं हमारे कोर्स ऐप पे। ऐप का नाम है कंपटीशन हब ऐप। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आप, और वहाँ से कोर्स को बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले हम पे भरोसा करना होगा, क्योंकि मैं किस प्रकार से नेट JRF निकाला उसको मैं आपको बता करके समझाने का प्रयास करूंगा, और फिर आप भी मुझे लगता है कि सफल निश्चित रूप से हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो है आपका रिसर्च, ठीक है, शोध, उसको हिंदी में बोलते हैं शोध। शोध क्या होता है, जैसे री और सर्च, ये दो शब्द से मिलके बना है, री और सर्च, यानी दोबारा से सर्च करना यानी खोजना, ठीक है। ऐसे रिसर्च पूरा एक शब्द ही है, लेकिन अगर आप देखें तो रिसर्च यानी पुनः खोजना। यह किसी समस्या के समाधान के लिए अपनाई गई एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका है, जिसके माध्यम से कोई शिक्षक अपनी क्लास की समस्याओं को, अपना निजी समस्या जो भी क्लास जब वो पढ़ाता है उसकी समस्याओं को दूर कर सकता है, साथ साथ वो पूरे देश की समस्या भी दूर कर सकता है अपने इस शोध के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि शोध क्या है। तो शोध एक प्रकार का क्या है, पुनः खोजने की प्रक्रिया है, जिसमें वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाया जाता है, ठीक है। सिंपल सा, मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा, आप लोग बस इसको समझिए। और एग्जाम जो 50 क्वेश्चन का मैं सेट करवा दूंगा, ठीक है। आप पाएंगे कि फिर आपको जो है कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। अब इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जो इसके जो निष्कर्ष हो उसका कोई मायने होना चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के तरफ से कुछ पैसे ले करके उसके तरफ निर्णय दे देना जैसे होता है, तो या कोई कंपनी के तरफ से हम कुछ अगर मान रिसर्च कर रहे हैं तो फिर कंपनी के हिसाब से रिजल्ट तैयार करना, तो वो वहाँ पे निष्पक्षता नहीं होता है। तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, इसमें शोध हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी अन्य तत्व का प्रभाव इस पर नहीं पड़ना चाहिए, बाहरी तत्वों का। उसके बाद विश्वसनीयता होनी चाहिए,
यानी जब शोध को दोहराया जाए तो फिर भी परिणाम समान आने चाहिए। ये नहीं कि अभी शोध किए कुछ आया, फिर बाद में शोध करेंगे कोई और करेगा तो कुछ और आएगा, तो फिर वो आपका शोध सही नहीं माना जाएगा। रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, कितने बार भी किया जाए तो उसका जो परिणाम हो उसी के आसपास इर्द गिर्द या सेम होना चाहिए। वैधता, शोध उसी चीज़ को मापे जिसके लिए उसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमें किसी वजन को मापना है तो हम केजी में मापते हैं। ठीक है, तो वैलिड आपका रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक मापने की प्रक्रिया है तो 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। कई लोग जो है हाथ से भी नाप लेंगे, तो हाथ मानक नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। वहाँ पे आप रिसर्च करेंगे, अगर पूछा जाए कि किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है या कुछ भी, या पैर की हाइट कितनी है, या पोषण से पैर बढ़ता है, तो आप उसको माप रहे हैं पैर को, अगर आप हाथ से माप रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, वो वैलिड नहीं होगा। आपने किया, मेहनत किया, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना होता है। तो शोध उसी चीज़ को मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुभवजन, यह वास्तविक डेटा और अनुभवों पे आधारित होना चाहिए। दूसरे का डेटा कॉपी करके जो है हम निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। या कोई बोला कि हमने रिसर्च किया ये टॉपिक पे, ये ऐसा लोगों का जवाब था और आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। आप खुद से अपने अनुभव को उसमें लगाएंगे और खुद से वो डाटा को वहाँ पे जो है जमा करेंगे, डाटा का संग्रह करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर अनुभवजन्य होना चाहिए, यानी खुद के अनुभव से वो बना होना चाहिए। तो ये इसकी जो विशेषताएं हैं। अब आते हैं शोध के प्रकार। ठीक है, शोध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला परिणाम के आधार पर, जब परिणाम आप निकालते हैं किसी शोध का तो एक मौलिक होता है, यानी वहाँ पर एक नया सिद्धांत बन जाता है। नया सिद्धांत यानी सब पे वो लागू होगा, पूरे देश पे, ठीक है, पूरे मानव जाति पे, इस तरीका से वो सिद्धांत बन गया, तो उसको फंडामेंटल हम लोग बोलते हैं। लेकिन एक्शन एक रिसर्च होता है क्रियात्मक, यानी स्थानीय या तत्कालिक समस्या, जैसे स्कूल की समस्या, यानी किसी क्लास के बच्चों को जिसे मैथ समझ में नहीं आ रही है, या उसको जो है सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है। तो जब सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ रीजन होगा। हमने जैसे समस्या, सबसे पहले हम लोग रिसर्च में करना क्या है, समस्या खोजते हैं कि जैसे क्लास 3 के बच्चों को सिंप्लीफिकेशन समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक समस्या है। अब समस्या का निदान आप हाइपोथेसिस में सोचेंगे कि हो सकता है कि उसको बदमाश रूल नहीं पता होगा, बेसिक मैथ जोड़ घटाव नहीं आ रहा होगा, तो हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर क्लास में हम लोग जैसे डाटा संग्रह करेंगे, बच्चों को बनाने देंगे। किसी बच्चों को बदमाश रूल आ रहा है उसको बनाने देंगे, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी देंगे, फिर दोनों का डाटा कंक्लूजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्रियात्मक एक्शन में काम करते हैं, स्थानीय या तत्कालिक समस्या का समाधान करते हैं, जैसे स्कूल की समस्या। ठीक है, जैसे क्लास 12 में बच्चे विद्यालय में क्यों नहीं उपस्थित हो रहे, तो वो स्कूल की समस्या है भाई। अब आ जाइए तर्क के आधार पर। तर्क होता है आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक मतलब होता है जब हम लोग जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, यानी सामान्य सिद्धांत ये सब पे लागू हो जाएगा, जनरल चीज पे। पार्टिकुलर टू जब हम जनरल जाते हैं, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य सिद्धांत की ओर जब हम जाएंगे, तब वह क्या हो जाएगा, आपका आगमनात्मक हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। और जब हम सामान्य से कोई सिद्धांत है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सामान्य सिद्धांत हो गया। अब हम इस पे आर का मान पता है, फिर हम कोई पार्टिकुलर वैल्यू देंगे तो वो विशिष्ट की ओर बढ़ जाएगा। 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो वृत्त का यहाँ पे जो क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, वो प्रॉपर रेडियस का प्रॉपर हुआ तो वो पार्टिकुलर हो गया। ठीक है, तो यहां पे जब हम विशिष्ट उदाहरण से सामान्य सिद्धांत की ओर जब जाएंगे तो हमारा वो इंडक्टिव कहलाता है, आगमनात्मक। लेकिन जब हम सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट की ओर गए तो ये उदाहरण हमने
निम्नात्मक का सामान्य सिद्धांत है कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम पार्टिकुलर जो है रेडियस वैल्यू दे करके इसका वैल्यू निकाल दिए, तो ये आपका पार्टिकुलर पहुंच गया, ठीक है। और जब हम कोई फॉर्मूला बना दिए तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, विशिष्ट उदाहरण ले करके, जैसे हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर, लेकिन हम जब देखें कि जब हम इसका वर्ग का भुजा एक लिए, फिर ये लिए, सबका समान भुजा लिए, जब हमने देखा कि जब हम चारों भुजा लेते हैं, जब इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वही चीज क्या हो जाता है, इसका परिमाप हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको एक फॉर्मूला बना दिया 4 गुने भुजा, ठीक है, वर्ग का परिमाप बना दिए 4 गुने भुजा, तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चला गया, ठीक है। क्योंकि अब किसी भी स्थिति में अगर हमको वर्ग का परिमाप निकालना होगा, 4 गुने भुजा करेंगे, ये 8 हो सकता है, भुजा की लंबाई 5 हो सकता है, 6 होगा, ये आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन यहाँ हमने एक पार्टिकुलर वैल्यू लिया था, उस पर हमने इसको किया। तो यही चीज़ है, जब हम कोई सिद्धांत बना दे, फॉर्मूला बना देते हैं, तो वो अगुणात्मक हो जाता है, ठीक है। फिर सामान्य सिद्धांत फॉर्मूला से जब हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं तो निगमनात्मक हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद है प्रक्रिया के आधार पर। जब हम रिसर्च करते हैं तो एक मात्रात्मक वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे आपकी लंबाई, ठीक है, लेकिन आपका जब स्वास्थ्य की बात आएगी तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा, वो क्वांटिटेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मात्रा, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू में जब उस डाटा को संग्रह करते हैं, ठीक है, रिसर्च, तो वो सांख्यिकी डेटा पे आधारित होता है। तो ये सब हम लोग सैम्पलिंग के माध्यम से डाटा एकत्रित करते हैं। कोई भी लोगों के बीच में जा कर के सर्वे करना हो गया, कितने लोगों पे आपने सर्वे किया, कितने एज ग्रुप में किया, तो वहाँ पे जब आप न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं तो वो सांख्यिक डाटा हो गया, ठीक है। और जब आप न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डालते हैं, ठीक है, जैसे मानवीय व्यवहार, गुण, अनुभव, ये सब जब होता है, जब क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक हो, कैसा व्यवहार है, 50 वर्ष के आयु वाले लोगों का कैसा व्यवहार है, 30 वर्ष के लोगों के आयु का क्या व्यवहार है या क्या राय है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। क्वालिटेटिव हो गया, गुणात्मक हो गया। यानी जब न्यूमेरिक वैल्यू में हम नहीं लेते, किसी भाषा में उसका रिजल्ट लेते हैं, अनुभव, गुण, व्यवहार से रिलेटेड यहाँ पे जब हम डाटा संग्रह करते हैं तो वो गुणात्मक कहलाता है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में ये टॉपिक को सब ज़्यादा मैं लेंदी नहीं करूँगा, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको जानिए और फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब उसी चीज़ को यहाँ पे उद्देश्य के आधार पर अगर हम शोध का वर्गीकरण करें तो एक होता है वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरा होता है आपका सहसंबंधनात्मक रिसर्च यानी को रिलेशनल रिसर्च, तीसरा होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक रिसर्च, और चौथा होता है अन्वेषणात्मक यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब देखिए यहाँ पर आपको एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। वर्णनात्मक क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य किसी स्थिति, घटना, जनसंख्या का सटीक वर्णन करना है। यह क्या है, व्हाट इज का उत्तर देता है, ना कि क्यों है। विशेषता, इसमें शोधकर्ता का जो चर है पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण, भारत में जनगणना या किसी विद्यालय में छात्रों की पढ़ाई की आदतों का जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। सर्वेक्षण पद्धति, इसमें सर्वे, प्रश्नावली, अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जर्व कर सकते हैं या बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे जनगणना होगा तो उसमें जनगणना में क्या होगा कि उसके पक्के के मकान हैं, घर में क्या है, पानी का सिस्टम है, शौचालय है, तो ये सब क्या होगा कि या तो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर आप उससे पूछ करके आप डाटा को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो शोधकर्ता होता है वो डाटा को बदल नहीं सकता है, उस पर उसका कोई नियंत्रण उस पर नहीं है, ठीक है। वो जब वो सर्वे करने जाता है वो वहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्या डाटा देता है। हो सकता है आपके घर में बाइक है या बहुत लोगों के पास कार है लेकिन वो डाटा शो नहीं करें, वो कहेंगे मेरे पास नहीं है,
तो फिर यहाँ पे जो सर्वे करने गया जो व्यक्ति, उसको सही जानकारी नहीं होगा। तो इसमें शोधकर्ता का जो चर है, वेरिएबल्स हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा। वर्णनात्मक में ये ऐसा होता है, वर्णनात्मक में। अब इसमें होता है कोरिलेशनल। जैसे आप अधिक पढ़ते हैं तो सफल होने की ज़्यादा संभावना है, चांस है। तो ये दोनों में अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा सफल होंगे, 5 घंटे पढ़ते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा सफल होंगे। तो ये अगर नहीं पढ़ते हैं 2 घंटे तो फेल होने की संभावना है। तो ये सहसंबंधात्मक शोध होता है, जब शोध का उद्देश्य 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध, प्रकृति और सीमा को जानना हो। ठीक है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या उसके बीच में रिलेशन है, कोरिलेशन है, यह देखना कि एक चर में परिवर्तन होने पे दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या अधिक पढ़ाई करने और परीक्षा में आने वाले अंकों के बीच कोई संबंध है? सिंपल सी बात है, आप इस पर रिसर्च करेंगे कि जो अधिक पढ़ता है वो अधिक अंक लाता है। तो यह कारण प्रभाव साबित नहीं करता, केवल संबंध बताता है। ये याद रखिएगा कि जो अधिक पढ़ता है, अब वो क्यों अधिक पढ़ता है, क्यों अंक ज़्यादा लाता है, ये नहीं बताना है। केवल ये आपको उसमें सर्वे करना है कि जो लोग अधिक पढ़ रहे हैं वो अधिक सफल हो रहे हैं। ठीक है, उनको अच्छे अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये देखना है, कारण में नहीं जानना है, केवल संबंध में जानना है। ऐसा होता है तो ये इसमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है व्याख्यात्मक शोध। इसमें कारण को विशेष रूप से कोई घटना घटित हुई तो क्यों हुई, क्या कारण था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, जैसे अभी विश्व युद्ध के कगार पे दुनिया, क्या कारण है? अमेरिका का जो नीति है, तो वो कारण जो भी है तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं, क्यों हुआ, कैसे घटित हुआ, आखिर पूरा अभी गैस का जो रेट है पूरे भारत में बढ़ गया, क्यों बढ़ गया भाई? तो विश्व युद्ध ये तीसरा विश्व युद्ध के कगार पे है दुनिया, आपस में जो है इजराइल ईरान लड़ रही है, गैस के जो हरमुज जो जल संधि है वहाँ से पास होने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कारण हो गए। तो इसमें सारे कारणों को भी यहाँ पे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। चरों के बीच कारण क्या हो रहे, इसके प्रभाव क्या हो रहे। जैसे अभी आपका इजराइल ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, उसके कारण और उसके क्या प्रभाव हैं, ये दोनों इसमें आपको अध्ययन करना होगा। यानी उदाहरण, यह शोध करना कि कम नींद लेने से याददाश्त पर बुरा प्रभाव क्यों पड़ता है। बहुत लोग कम सोए तो याददाश्त शक्ति पे प्रभाव क्यों पड़ रहा है। तो उसमें जब रिसर्च होगा तो उसमें कारण क्यों, सब के बारे में यहाँ पर शोध होता है। व्याख्यात्मक शोध इसको बोलते हैं। ठीक है, अब अन्वेषणात्मक शोध में क्या होता है, यह शोध तब तय किया जाए जब किसी समस्या के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध हो। इसे प्रारंभिक शोध भी कहा जाता है, यानी जिस समस्या के बारे में ज़्यादा जानकारी आपके पास एकत्रित नहीं है। ठीक है, उद्देश्य समस्या को बेहतर ढंग से समझना, भविष्य के विस्तृत शोध के लिए आधार तैयार करना। विशेषता, इसकी प्रकृति बहुत लचीली होती है, इसमें परिकल्पना का परीक्षण नहीं बल्कि निर्माण किया जाता है। जैसे मंगल ग्रह पे जीवन कैसे संभव है, तो आप तो जाइएगा नहीं, वहाँ से कोई डाटा एकत्रित नहीं कीजिएगा, आप केवल परिकल्पना कीजिएगा लेकिन परीक्षण उसका नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की अगर जांच करेंगे तो हम इस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे जा कर के कुछ भी डाटा एकत्रित नहीं कर सकते, कोई वस्तु वहाँ का नहीं ला सकते। तो केवल हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि ऐसे ऐसे जीवन संभव है वहाँ पे, अगर ये सिचुएशन है, जो भी जानकारी है। अगर नहीं जानकारी है तो जो भी कुछ जानकारी है तो उस पर आधारित हम लोग, जैसे चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, मंगल या अभी यूरेनस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ज़्यादा नहीं है मान के चलिए, तो फिर यहाँ पे केवल आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं लेकिन आप उस पर कुछ भी उसका परीक्षण नहीं कर पाइएगा। तो ये खास करके आपके अन्वेषणात्मक हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में अन्वेषण बोलते हैं ना, अन्वेषण करना। ठीक है, तो उसमें होगा। अब आ जाइए प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल। इसमें जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इसको वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें शोधकर्ता इंडिपेंडेंट हो सकता है, यानी खुद, या फिर डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में फेरबदल करता है ताकि आश्रित चर पर प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हम फॉर्मूला लगाए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पाई क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, पाई का मान 22/7 ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आर रेडियस का वैल्यू बार बार चेंज होगा। तो ये आर, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है लेकिन ये डिपेंडेंट, तो ये जो क्षेत्रफल जो हो गया इसका ये क्या है, डिपेंडेंट हो गया किस पे, तो आर पे डिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे हम दो चरों के बीच निश्चित कारण और प्रभाव संबंध को स्थापित करते हैं। जैसे कोई एक नई दवा मरीजों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण करना, ठीक है, कोई नई दवा बनी तो उसके मरीजों के बीच में ले जाएंगे, तो वो दवा खिलाने से मरीज पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रभाव हो गया वो आश्रित चर हो गया, स्वास्थ्य पे जैसे प्रभाव पड़ रहा है तो स्वास्थ्य हो गया उसका डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन ये दवा क्या हो गया, दवा आपका फिक्स हो गया, वही दवा सब पे यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका ये आश्रित हो गया, इस पे आश्रित हो गया दवा पे, ठीक है, और ये हो गया स्वतंत्र चर। तो आश्रित, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग प्रयोगात्मक शोध में करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट में किया गया। वर्णनात्मक क्या है, वर्तमान स्थिति का वर्णन करेंगे, संबंध क्या है दोनों के बीच में, आपसी जुड़ाव को देखेंगे जो चर हैं उसके, व्याख्यात्मक क्यों है, कारणों की गहराई से जानेंगे, उसके प्रभाव को देखेंगे, अन्वेषण में क्या संभावना है, जैसे मंगल ग्रह का उदाहरण दिया, नई जानकारी खोजेंगे, ये लचीला हो सकता है आप सही डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, या हो सकता है आप बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में आपका रिसर्च हो जाए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा डाटा रहता नहीं है। उसके बाद यह है प्रयोगात्मक, यदि ए करे तो बी क्या होगा, ठीक है, यानी प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। वैज्ञानिक नियंत्रण और परीक्षण में आपका प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो वर्णनात्मक में क्या है, सहसंबंधात्मक में क्या है, व्याख्यात्मक में क्या है, अन्वेषणात्मक में क्या है, प्रयोगात्मक में क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, हम लोग जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आप इजीली आप इसको समझना शुरू कर दीजिएगा। अब आज ये शोध के चरण, स्टेप ऑफ रिसर्च, यहाँ से निश्चित रूप से आपको स्टेप दे देगा, आपको कहेगा कि आप इसको सिस्टमेटिक कीजिए। तो सबसे पहले कोई समस्या का पहचान करना होता है। आज समस्या क्या है, जैसे मान के चलिए बच्चों को मैंने बोला, जैसे मैथ का अगर मान के चलिए मैं टीचर हूँ, तो क्लास 3 के बच्चों को सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है, तो ये समस्या होगी। तो सबसे पहले हम समस्या को खोजते हैं, समस्या का चयन पहला स्टेप होता है रिसर्च का। दूसरा, साहित्य की समीक्षा, यानी उससे जुड़े हुए जितने भी काम हो चुके हैं उसके बारे में, कि आखिर बच्चे को क्यों समझ में नहीं आता। हो सकता है उसको जोड़ घटाव गुना भाग जो है नहीं आता होगा, बोधमास रूल नहीं पता होगा, ठीक है, जो बेसिक जो टेबल्स हैं वो नहीं आते होंगे। तो ये सब वहाँ पे उसको उसकी समीक्षा करना। फिर परिकल्पना, यानी कैसे हम उस समस्या को दूर करेंगे, मन में एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे सबसे पहले हम उसको बेसिक मैथ के बारे में बताएंगे, जोड़ घटाव गुना भाग करना सिखाएंगे, फिर बदमाश रूल बताएंगे, ब्रैकेट छोटी का पहले प्रयोग होगा, मंझली फिर बड़ी का होगा, ये सब समझाएंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स उसको देंगे बनाने के लिए। तो इस तरीक़ा से आप हाइपोथेसिस बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद शोध अभिकल्प, रिसर्च को डिजाइन कीजिएगा, वही हो गया ब्लूप्रिंट। तो परिकल्पना का निर्माण, यानी आप अपने मन में कल्पना करेंगे ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद आप लिख के एक डायग्राम बना करके ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। फिर डाटा संग्रह करेंगे, सैम्पलिंग के बारे में मैं बताऊंगा, कई प्रकार के सैम्पलिंग होंगे, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी वाला, तो अभी आगे चर्चा होगा। सैम्पलिंग यानी आप डाटा जो बच्चे क्लास के बच्चे हैं उससे डाटा एकत्रित कीजिएगा, जिसको बदमाश रूल पता है, जिसको जोड़ घटाव गुना भाग आता है उसको भी दीजिएगा, जिसको नहीं आता है उसको भी दीजिएगा, तब दोनों में आप देखिएगा। फिर विश्लेषण कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप निष्कर्ष निकालिएगा, और फिर जब वो निष्कर्ष निकल जाएगा, कंक्लूजन, तब फिर आप उसको सिद्धांत बनाइएगा। ये ऐसे 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 करने से बच्चा बेसिक कैलकुलेशन सीखने लगता है, सिंप्लीफिकेशन सीखने लगता है, ठीक है। फिर आप लास्ट में उस सारे जो भी प्रक्रिया है उसको आप लिख देंगे।
तो थीसिस लिखना। तो ये आपके 8 चरण हैं। तो कई बार 3-4 चरण आपको ऊपर नीचे या बीच में से हटा के भी दे देता है सिस्टमेटिक करने के लिए। तो ये आप एकदम याद रखिएगा। सबसे पहले समस्या का चयन होगा, फिर साहित्य की समीक्षा होती है, उससे जुड़े हुए कार्य, फिर परिकल्पना निर्माण होता है। मन में जैसे होता है ना कि मन में एक कल्पना करना, हाइपोथेसिस बनाना कि कैसे हम इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब वही चीज़ है, स्टार्ट जब हम करते हैं कोई भी रिसर्च तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी ऑफ लिटरेचर का। ठीक है, सबसे पहले समस्या खोजेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, लिटरेचर को पढ़ेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे उससे संबंधित, फिर डाटा को एनालिसिस करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे और फिर उसको हम लोग फिनिश करके थीसिस में लिख देंगे। तो ये सब सारे चीज़ को यहाँ पे लिखा गया। शोध की समस्या का चयन, सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च का शोध की समस्या का चयन, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, यह शोध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पूछ सकता है कि पहला कदम क्या होता है रिसर्च का, तो शोध में समस्या का चयन करना। ठीक है, क्या करें, यहाँ शोधकर्ता तय करता है कि किस विषय पर हमें काम करना है, समस्या को स्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप से मापने योग्य होना चाहिए, ऐसा समस्या वो बनाता है। ठीक है, उदाहरण, ऑनलाइन शिक्षा का छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, ऑनलाइन जो शिक्षा हो रहा है उससे मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी डाटा हैं, उससे पहले जो कार्य हो चुका है उसको वो अध्ययन करेगा। अब ये नहीं कि जो कार्य हो चुका है फिर आप भी उसी को निकाल लें, तो फिर आपका जो रिसर्च करने से कोई फायदा नहीं होगा। समस्या चुनने के बाद यह देखना जरूरी है कि उस विषय पर दुनिया में पहले क्या क्या काम हो चुका है। उद्देश्य, पिछले शोध की कमियों, रिसर्च गैप को आपको पहचानना है और आप वही पुरानी बात को नहीं दोहराना। जो रिसर्च हो चुका है आपको करने से फिर फायदा नहीं होगा वही चीज़ का। स्रोत, आप किताबें पढ़ें, शोध पत्रिकाएं, जर्नल्स जो होते हैं उसको पढ़ें, इंटरनेट पे पढ़ें और पुराने जो शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं उसको पढ़ें। तो सारा कुछ नेट पे अवेलेबल है, तो उसको आप वहाँ पे उससे संबंधित डाटा को देखें। उसके बाद आपको परिकल्पना निर्माण करना है। संभावित या अस्थायी समाधान क्या है वो आपको सोचना है। प्रकृति, यह एक अनुमान है जिसका परीक्षण अभी बाकी है। शून्य परिकल्पना, यह मानती है कि चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना क्या होता है, जब दो चरों के बीच में जब कोई संबंध नहीं होता तो हम लोग उसको शून्य परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, अब शोध अभिकल्प तैयार करना कैसे करेंगे। यह शोध का ब्लूप्रिंट है जिसमें तय किया जाता है शोध का प्रकार क्या होगा, प्रयोगात्मक होंगे या वर्णनात्मक होंगे। आप जो शोध करने वाले हैं वो एक्सपेरिमेंट करके कीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे, वर्णनात्मक करेंगे। ठीक है, डेटा कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। हो सकता है आपको जनसंख्या जो आप पॉपुलेशन है उसके बीच में जाना पड़ेगा। समय कितना लगेगा, फिर आप कितना बजट उसके पीछे खर्च करेंगे, चूँकि आपका सैंपल तो ऐसे एकत्रित होगा नहीं फ्री में, आपको जाने होंगे, फिर सारे डाटा को एकत्रित करना होगा। तो यहाँ पे आपको ये सब पहले से ही अभिकल्प तैयार कर लेना होगा। उसके बाद डाटा संग्रह में क्या होता है, प्राथमिक डाटा जो शोधकर्ता खुद पहली बार इकट्ठा करता है। आप जाइएगा, इंटरव्यू लीजिएगा, कुछ लोगों से पूछिएगा, जैसे किसकी सरकार बनने वाली है, बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, 10-20 लोगों से पूछिएगा। तो वहाँ जाके खुद जब आप डाटा एकत्रित कीजिएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्राथमिक डेटा। फिर पहले से जो डाटा उपलब्ध है, जैसे आपको डाटा उपलब्ध है इस कास्ट की इतनी प्रतिशत आबादी है, इस कास्ट की इतनी प्रतिशत आबादी है, कास्टिज्म पे आधारित वोट होता है। ठीक है, तो रिजल्ट किसका हो सकता है। तो ये हो गया जो द्वितीय डाटा का वहाँ प्रयोग करना। ठीक है, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स होंगे, सेंसस हो गया। उसके बाद सैंपलिंग, सैंपलिंग क्या है, पूरी जनसंख्या में एक छोटा समूह चुनना। ठीक है, आप जैसे 1 अरब की आबादी है किसी देश की, 100 करोड़ की आबादी भारत प्लस है। आप 100 करोड़ जनता से जाके नहीं पूछ सकते। जैसे मान चलिए आपको चावल पकाना है, जब आप चावल पकाते हैं, भात बनाते हैं, तो कुकर के सभी चावल, या पहले ज़माने में पतीला या डेगची बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, तो उसमें से कुछ चावल निकाल करके उसको छू के दबाया जाता था, जिससे कि उस पता चलता था कि चावल कच्चा है कि पक गया। अब तो कुकर हो गया तो सीटी पे आधारित हो जाता है कि 2 सीटी मार दिया तो हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कि प्रत्येक चावल को हम टेस्ट करते हैं, नहीं,
तो उसमें से कुछ चावल निकाल करके हम लोग दबा के चेक करते हैं कि पका हुआ है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जब सैंपलिंग होता है तो कुछ समूह को चुनना होता है, सभी को नहीं चुनना होता है, सभी पे हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एकत्रित किए गए कच्चे आंकड़े को व्यवस्थित करना, ठीक है। जैसे मान चलिए हम कोई भी रिजल्ट यहाँ पे डाटा एकत्रित किए, 18 लिख दिए, 20 लिख दिए, 16 लिख दिए, 40 लिख दिए, फिर हम 12 लिख दिए, ठीक है। तो ये जो है जिग जैग है, कहीं 18 जो है 20 से छोटा है, फिर 20 से 16 छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। जैसे इसका मीन निकालेंगे तो जैसे इसका अगर मीन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम व्यवस्थित करेंगे, पहले 12 लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 16 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जैसे माध्यमिका बहुलक पढ़ते होंगे, ठीक है, तो बीच में मध्य में 18 आ गया, मतलब व्यक्ति हो गया, तो 18 वाला का जैसे रिजल्ट हो गया, ये बीच में आ गया, तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, कितने बार हो सकता है फिर रिपीट हो जाए, ठीक है। बहुलक में तो 40 2 बार आ गया। तो इस तरीका से हम लोग ये अपनाते हैं, सांख्यिकी विधियों को, स्टैटिस्टिकल मेथड को अपनाते हैं। मीन, मीडियन, टेस्ट, एफ टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, ये सब करते हैं। यह देखना कि क्या आपकी परिकल्पना सही साबित हुई है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा का विश्लेषण करते हैं। अब निष्कर्ष निकालते हैं, जो आपके पास डाटा है उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ता अंतिम परिणाम तक पहुंचता है। सामान्यीकरण, जब शोध के निष्कर्षों को पूरी जनसंख्या पर लागू कर दिया जाता है, उसे हम लोग सामान्यीकरण या सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे हम एक सिद्धांत बनाते हैं मैथ का, जैसे अगर हम किसी संख्या को, जैसे 535 है, इसको 999 से गुना करते हैं, करना है हमको, ये प्रश्न है, समस्या है। तो हम इस समस्या का निदान अगर हम तरीके से करें तो 1000 - 1 लिख करके भी कर सकते हैं। और इसी चीज़ को जब हम बोलेंगे कि हमको क्या करना है कि इसका निष्कर्ष सिद्धांत निकालेंगे, अगर किसी संख्या में 99 से गुना करना है तो हम उतना शून्य बैठा के अगर हम उसी संख्या को घटा देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। अब ये समस्या है हमारा, और ये क्या हो गया, एक ऐसा सिद्धांत बन गया कि अब इसका निष्कर्ष दे रहा है। तो ये सामान्य सिद्धांत हो गया, जबकि हम विशिष्ट से चले थे। लेकिन सामान्य सिद्धांत क्या हो गया कि आप उतना शून्य बैठा करके उसी संख्या को घटा देते हैं, आपके पास रिजल्ट तैयार हो जाता है। तो ये सामान्यीकरण होगी इस गुना का, ये सब पे लागू हो जाएगा। ये जो नियम है वो सब पे लागू हो जाएगा। अगर मुझे 25 × 99 करना है तो हम 25 डबल शून्य बैठा के फिर 25 घटा देंगे, रिजल्ट वही आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना, अंतिम चरण में शोध का कार्य को मानक रूप फॉर्मेटिंग कर देना है, ताकि अन्य लोग शोध को पढ़ सके, उससे सीख सके। फिर आप कहाँ कहाँ से संदर्भ उठाए हैं, कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं, सब कुछ तो आप खुद एकत्रित किए नहीं हैं, कुछ आपने शोध से लिया, कुछ चीज़ कहीं से लिया, कहीं कुछ चीज़ गूगल से लिया। तो उसके सारे जहाँ से आपने लिया उसके रेफरेंसेस देंगे। ये नहीं कि मैं किसी कहीं से कॉपी करके बना दिया और फिर मैं उनको जो है रेफरेंस में भी नाम नहीं दूं, तो फिर वो चोरी कहलाता है। तो साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म जो है, उससे बचने के लिए आपको संदर्भ सूची डालने होंगे। क्योंकि अभी इतने शोध हो रखे हैं कि आप जब भी सोचेंगे तो कुछ ना कुछ आपका कॉमन सोच होगा। तो आपको जो भी रिजल्ट है उसमें आपको संदर्भ में डालना होगा कि आपने यहाँ से ये डाटा को उठाया, इस वेबसाइट से उठाया, तो ये रेफरेंस हो गया। तो ये इस तरीका से प्रकाशित होता है। आपको नैतिकता का ध्यान देना है, ठीक है। अब कोई रिसर्च कर रखा है, आप क्या किए, डायरेक्ट गूगल से उठाए, शोध गंगा साइट है, वहाँ पे भी बहुत सारे एथेसिस हैं, रिसर्च हैं, आप उठा के वहाँ कॉपी करके पेस्ट कर लिया, आप खुद का बताने लगे, तो वो आपका क्या हो गया, चोरी हो गया। किसी और के काम को अपना बताकर पेश करना क्या है, बिल्कुल गलत काम। तो ये नहीं करना आपको रिसर्चर को। गोपनीयता, उत्तरदाताओं की पहचान सुरक्षित रखना। अगर आप कहीं सर्वे करने गए, कुछ ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि वह आपको तो बता रहा है लेकिन वो नहीं चाहता कि आप उसके बारे में सब दुनिया को बता दें, गुप्त रखना चाहता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं
पार्टिकुलर पर्सनल प्रश्न होते हैं तो जो सर्वे में पूछा जाता है, ठीक है, महिलाओं पे आधारित या कोई भी वैसा, तो उसमें जो उत्तर देने वाली महिला है तो आप उसका नाम या उसके फिगर या कुछ भी आपको बताना नहीं होता, आपको डाटा को सुरक्षित रखना होता है। नहीं तो फिर आगे से आपको कोई जब कोई भी सर्वे करने जाएगा तो फिर वो बताएगा नहीं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम किसी क्रिमिनल कोई नेता है, कोई नेता के बारे में हमने जनता के बीच में जाके पूछना शुरू किया कैसा नेता है, कुछ लोग अच्छे बोले, कुछ लोग हो सकता है उसके विरोधी हों, उसको भला बुरा बोल दे, अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में मान के चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मान के चलिए बिहेव सही नहीं है। तो अब ये नहीं कि जो बोलता है उसको आप जो है जाहिर कीजिए इतने ये लोग जो है अच्छे बोले, ये लोग ये बोले, तो फिर वो आगे से आपको बोलने से बचेगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपके उत्तरदाताओं की पहचान सुरक्षित रखनी होती है। सत्यता, डेटा के साथ छेड़छाड़ ना करना, ठीक है। तो जो भी डेटा है, आप जो भी रिजल्ट आया तो अपने हिसाब से नहीं, आप कोई थीसिस बना रहे हैं, आपके मन में है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और लोग उनको बुरा बता रहा है, उनके कार्यों को मान से सही नहीं बता रहा या कुछ भी, तो और आप लगे हुए हैं कि उनको सही साबित करने में, तो जो सही बोला उसके डाटा को आपने लिखा, जो गलत बोला उनके बारे में, खास करके जब मीडिया चैनल जो पेड न्यूज़ होता है, खास करके चुनाव के समय में, वोटिंग के समय में, तो ये लोग क्या करते, पैसा लेकर के वही वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें उस पार्टी के समर्थन में लोग होते हैं, जहां विरोध करते हैं उस वीडियो का कट कर देते हैं। तो इस तरीका का एजेंडा कहीं ना कहीं जो आप रिसर्च होता है उस समय की किसकी सरकार बनेगी, तो वो लोगों को दिग्भ्रमित करता है, वो जो कि उसके नैतिकता के पीछे, उस मीडिया चैनल की नैतिकता के पीछे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ गए होंगे। साहित्यिक चोरी भी एक गंभीर अपराध है। इसका अर्थ अन्य व्यक्ति, विचार, शब्द, डेटा, निष्कर्षों को उसको बिना श्रेय दिए जब आप उसको प्रस्तुत कर देते हैं। डायरेक्ट प्लेगरिज्म, किसी के पैराग्राफ को शब्द दर शब्द कॉपी कर दी, ठीक है। सेल्फ प्लेगरिज्म, अपना आपने खुद शोध किया, फिर दूसरा जब शोध कर रहे हैं तो उसमें आप फिर दोबारा उस चीज को पेश कर दिए, तो सेल्फ प्लेगरिज्म हो गया। मोजेक प्लेगरिज्म में क्या होता है कि किसी के काम को, कोई काम किया उसका शब्द बदल करके आप अपना बताने लगते हैं, ठीक है। बचाव क्या है, इससे बचने के लिए साइटेशन होता है, संदर्भ सूची आपको देना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ये पकड़ सकते हैं कि किसी का ये थीसिस पहले से कॉपी तो नहीं हुआ, तो उसके लिए उरकुंड नामक और ओरिजिनल नामक, टर्निटिन नामक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप साहित्यिक चोरी पकड़ सकते हैं। ये भी टर्निटिन क्या है, एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है जो साहित्यिक चोरी पकड़ता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आ जाइए गोपनीयता, प्रतिभागियों की सुरक्षा है। क्योंकि अब उसने मान के चलिए किसी मंत्री के बारे में भला बुरा बोल दिया है और आप उसको जो है प्रकाशित कर दिए, तो फिर उसके खिलाफ हो सकता है लोग जो भी उसके समर्थक हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसकी सुरक्षा खतरे में आ गई, तो आपको गोपनीयता बनाए रखनी होती है। शोध अक्सर लोग प्रतिभागियों पर आधारित होता है। नैतिकता यही कहता है शोध में शामिल लोगों की निजता का सम्मान करना चाहिए। पहचान छुपाना, उत्तरदाताओं के नाम, पते, व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सूचित सहमति, शोध शुरू करने से पहले प्रतिभागी को शोध के उद्देश्य, उससे होने वाले जोखिम के बारे में पूरी जानकारी देना और उनका लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको जानकारी दे दें, आप देना चाहते हैं प्रश्न का उत्तर की नहीं, अगर नहीं देना चाहते तो आप जा सकते, ठीक है। मात्र यदि गोपनीयता भंग होती है तो उत्तरदाता भविष्य में शोध में भाग लेने से कतराएगा, ये यहाँ पे है। तो गोपनीयता बनाए रखना है। सत्यता और ईमानदारी आप में होनी चाहिए। एक शोधकर्ता जो है उसमें चरित्र और डेटा की शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। और बिना मन के काल्पनिक आंकड़े, फेक डाटा अपने मन से नहीं लेना है उसको, ठीक है। वो सबसे बड़ा धोखा। डेटा तो इकट्ठा किया गया लेकिन अपनी परिकल्पना को सही साबित करने के लिए, वही हमने बताया कि आपकी परिकल्पना है कि इस बार जो है देश में बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, ठीक है, और जनता कांग्रेस की तरफ है
और आप जो है रिजल्ट खुद तैयार करके आप फिर से जो डाटा को हेर फेर करके आप फिर एनडीए की सरकार बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सत्यता ईमानदारी कटघरे में। पारदर्शिता, शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धति, उपयोग किए गए उपकरण, निष्कर्ष के बारे में पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। जो आप प्रयोग कर रहे हैं, जो पद्धति को, उसके पीछे आप एकदम ईमानदार रहिए, ठीक है। अब एक यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे है जो कि कई बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है, पी हैकिंग क्या है? वह अनैतिक प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता डेटा का विश्लेषण तब तक अलग अलग तरीके से करता है जब तक कि उसको मनचाहा परिणाम ना मिल जाए, ठीक है। वो जो मन में सोच लिया कि ये परिणाम होगा, जबकि उसके परिणाम के खिलाफ में जा रहा है डाटा, फिर भी वो यथासंभव प्रयास करेगा कि हमारा ही परिणाम सही साबित। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। यदि किसी कंपनी ने आपको शोध के लिए पैसे दिए हैं तो उस कंपनी के फायदे के लिए शोध के नतीजों को प्रभावित करना भी अनैतिक है। कोई कंपनी से आप पैसा लिए कि जैसे मान के चलिए बरौनी रिफाइनरी है, वो दिया कि आप पता कीजिए कि इससे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, पॉल्यूशन क्या प्रभाव। आप गए और फिर लास्ट में आपने निष्कर्ष निकाल दिया, जबकि बहुत ज़्यादा उसका पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, लेकिन आप रिजल्ट नहीं है, ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं है, तो ये फिर अनैतिक हो गया, ठीक है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में साहित्यिक चोरी के लिए कुछ दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें कई कैटेगरी में उसको बांटा गया है लेवल में। तो जो 0 से 10% तक अगर आप चोरी करते हैं तो वो वहाँ पर दंडनीय नहीं है, कोई प्रकार का आपको समस्या नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो फिर समस्या है। लेवल 0 यानी 10% तक अगर आपकी समानता है तो कोई दंड नहीं है, ठीक है। छात्रों को भी कोई दंड नहीं मिलेगा और जो फैकल्टी हैं उनको भी कोई दंड नहीं मिलेगा। अब दूसरा है लेवल, जब 1 में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें 10 से 40% तक अगर आपकी कॉपी पेस्ट कर दे, समानता आ गई, तो छात्र को 6 महीने के भीतर संशोधित पांडुलिपि जो स्क्रिप्ट है, डाटा है, उसको जमा करने को कहा जाएगा। यानी उसको 6 महीने के भीतर सुधार करके आप उस डाटा को दोबारा दीजिए, चूंकि आपके 40% तक डेटा मिल रहे हैं। 7 दिनों के भीतर जो स्क्रिप्ट है उसको वापस लेने को जो शिक्षक होंगे, जो आपके मार्गदर्शक होंगे, फैकल्टी होंगे, उनको कहा जाएगा कि 7 दिन के भीतर आप जो है इस स्क्रिप्ट को वापस लीजिए, क्योंकि यहाँ 40% तक आपका क्या है, दूसरे का कॉपी है। उसके बाद अगर 40 से 60% तक लेवल 2 में चला गया, ठीक है, तो छात्र को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जो स्क्रिप्ट है जमा करने से रोक दिया जाता है। यानी अब आप 1 साल तक जमा भी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही आपका जमा हो जाएगा, तो फिर आपका जो है पीएचडी में टाइम लग जाएगा। एक वार्षिक वेतन वृद्धि, और जो आपके जो मार्गदर्शक हैं उनकी भी वार्षिक वेतन वृद्धि रुक जाएगी, और 3 साल तक सुपरवाइजर बनने पर भी रोक हो जाएगा, वो सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। अगर लेवल 3 हो गया, 60% से अधिक आप कॉपी पेस्ट कर दिए, तो आपका पंजीकरण रद्द और 2 लगातार वार्षिक वृद्धि पर रोक, और 5 साल तक सुपरवाइजर जो स्टूडेंट का वो बन रखे हैं उस पर भी रोक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ देगा। 10% से 40% लेवल 1 में आता है, लेवल 0 में आ गया 0 से 10%, लेवल 2 में 40 से 60%, और लेवल 3 में 60 से अधिक, यानी लेवल 3 तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समानता की जांच करते हुए कुछ समय चीज़ों को साहित्यिक चोरी में नहीं गिना जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई कोटेड वर्क कर देते हैं, सभी उद्धृत कार्य उचित संदर्भ अगर आप दे देते हैं साथ में, तो वो नहीं माना जाएगा। संदर्भ सूची बना दी, आपने डाला उस डाटा को लेकिन संदर्भ सूची में डाल दिया, तो भी वो चोरी नहीं माना जाएगा। समान वाक्यांश, जेनेरिक टर्म्स, नियम कानून मानक प्रतीक अगर आप करते हैं तो ये भी चोरी नहीं माना जाएगा। शोध की रूपरेखा, स्वीकृत भाषाएं, परिभाषाएं, ये भी आपकी जो है रूपरेखा भी जो बनाते हैं शोध का, जिस समस्या की पहचान, उसके बाद आप जो भी उसका डाटा संग्रह कोई तरीका अपनाते हैं, तो ये आपका चोरी नहीं माना जाता है, ठीक है। रिपीट, यदि कोई व्यक्ति दोबारा उसी स्तर की साहित्यिक चोरी करता पाया जाता है तो उसे पिछले दंड से एक उच्च स्तर का दंड दिया जाएगा। आप एक बार किए, फिर दोबारा भी वही काम किए, फिर आपका जो है 10 से 40% तक समानता है, तो फिर आपको पहले जो सज़ा मिली उससे ज़्यादा मिलेगी। हो सकता है पहले 6 महीने के लिए आपको रोका गया, फिर 1 साल के लिए रोका जा सकता है।
फिर अगर आपका जब डिग्री मिलने, अगर आपको डिग्री मिल भी गया है और बाद में साहित्यिक चोरी का पता चलता है, तो फिर आपका जो संस्थान है आपकी डिग्री वापस भी ले सकती है। ठीक है, जो लोग पीएचडी करते होंगे उनको ये सब पता रहता है। ठीक है, तो 0-10 सेफ है, 10 से 40 6 महीने का मोहलत मिलता है, 40 से 60 1 साल का बैन हो जाता है, और 60 प्लस हुआ तो सीधे बाहर। तो ये आप छोटा सा ट्रिक से याद रखें। कई बार पूछ देगा कि परीक्षण क्या होता है, जो रिसर्च है उसका परीक्षण होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है हम दो समूहों के माध्य की तुलना करनी हो। और ये याद रखिएगा, जब हम पॉपुलेशन जो होता है ग्रेटर देन 30 यानी 30 से अधिक लोगों पे जब हम रिसर्च करते हैं, तो वहाँ जो परीक्षण होता है नमूना का, सैंपलिंग का, वो जेड टेस्ट के माध्यम से होता है। खास करके जनसंख्या का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, यानी जनसंख्या जो हम रिसर्च सैंपल का नमूना होना चाहिए वो 30 से अधिक होना चाहिए। यह जांचने के लिए क्या नमूना मास जनसंख्या मास से भिन्न है। ठीक है, तो वहां पर जेड। तो कई बार पूछेगा जेड टेस्टिंग क्या करते हैं, जब नमूना का आकार जो है, सैंपलिंग का आकार जो है 30 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और 30 से जो छोटा होता है वहाँ पे हम लोग टी टेस्टिंग करते हैं। खास करके इसे स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। यह सबसे अधिक पूछा जाने वाला परीक्षण है। नमूना का आकार 30 से छोटा होना चाहिए, जनसंख्या का मानक विचलन अज्ञात होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, दो अलग अलग समूहों की तुलना, जैसे लड़के और लड़की के बीच में तुलना करेंगे, दो अलग अलग समूह की जब तुलना करेंगे तो वहां टी टेस्ट करेंगे। पेयर टी टेस्ट, एक ही समूह के दो अलग अलग स्थितियों में तुलना, कोचिंग से पहले बच्चे की क्या स्थिति थी, कोचिंग के बाद। ठीक है, तो दो अलग अलग स्थिति है, बच्चे वही हैं, कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद की स्थिति जब करेंगे तो पेयर्ड टी टेस्ट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो गया जब दो अलग लड़का लड़की के बीच में करेंगे। अब एनोवा टेस्टिंग में पूछता है, देखिए दो ग्रुप में किए टेस्टिंग। ठीक है, दो ग्रुप बना करके तुलना किए, दो अलग अलग समूह बना के, तो वो आपका टी टेस्टिंग हो गया। लेकिन जब हम दो से अधिक ग्रुप में, मोर देन 2 ग्रुप के मध्य तुलना करेंगे, तो हम उसको एनोवा टेस्टिंग का नाम देते हैं। उदाहरण, 3 अलग अलग शिक्षण विधि, एबीसी के प्रभाव की तुलना करना, यानी 2 से अधिक, 2 में कंपैरिजन किए तो वो हो गया आपका कौन सा टेस्टिंग, तो वो हो गया आपका टी टेस्टिंग। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक शिक्षण विधि हो गया, वहां पे देखेंगे किसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनोवा टेस्टिंग। यानी जब 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच में टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, एफ स्टैटिस्टिक्स, एनोवा में प्राप्त होने वाले जो वैल्यू होते हैं उसको एफ वैल्यू कहा जाता है। यह भी कई बार पूछेगा काय वर्ग टेस्टिंग, काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। यह एक नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण है। ठीक है, इसका उपयोग गुडनेस और फिट के लिए, यानी इसमें आपका गुणात्मक में रिजल्ट देगा, डेटा मात्रात्मक नहीं होगा। जैसे क्या धूम्रपान की आदत और लिंग के बीच कोई संबंध है, स्त्री या पुरुष जो धूम्रपान की आदत से संबंधित है, तो यहां पे जो रिजल्ट है, जो टेस्ट है, वो डेटा में नहीं है, यहां हाँ या ना में है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो परीक्षण होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट या काय वर्ग परीक्षण, नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण है। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और खास करके इसमें क्वांटिटेटिव डाटा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो भी डाटे होते हैं क्वालिटेटिव, गुणात्मक पूछा जाता है। यहां पर है लिखा हुआ, देखिए नमूना का आकार, सैंपलिंग n ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, 2 समूह में होना चाहिए, डेटा का प्रकार क्वांटिटेटिव होना चाहिए, मात्रात्मक होना चाहिए, यानी न्यूमेरिक वैल्यू में 20, 30, 40 में रिजल्ट होना चाहिए, 1, 2, 3 में। टी टेस्टिंग हो गया, जेड टेस्टिंग ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, सैंपलिंग यहाँ ग्रेटर लेस देन 30 होना चाहिए। टी टेस्टिंग में 2 समूह में होता है, यहाँ भी मात्रात्मक। जेड और टी में यही अंतर है, जेड में ग्रेटर होना चाहिए 30, यानी जेड ज़्यादा बड़ा अल्फ़ाबेट है तो याद रखिएगा 30 से ज़्यादा होना चाहिए, टी उससे छोटा है 30 से कम होना चाहिए, ये याद रखिएगा। एनोवा में
कोई भी कहीं पे भी हो सकता है, 2 से अधिक समूह के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और इसमें भी मात्रात्मक होता है। लेकिन का स्क्वायर में कोई भी, ठीक है, कहीं भी किया जा सकता है, संबंध जुड़ाव देखा जाता है। और यहाँ पे गुणात्मक, जैसे सिगरेट पीने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो कई प्रभाव हो सकते हैं, फेफड़ा खराब हो सकता है, लंग्स, ठीक है, बहुत सारे शरीर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वहाँ पे जो उसका टेस्टिंग होगा उस तरह का रिसर्च का, तो उसमें का स्क्वायर टेस्टिंग होगा, संबंध जुड़ाव को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, यहाँ से परीक्षण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पी वैल्यू यदि 0.05 से कम है तो हम अपनी शून्य परिकल्पना हाइपोथेसिस जो 0 है, शून्य को अस्वीकार रिजेक्ट कर देते हैं, जिसका अर्थ है कि परिणाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका परिणाम क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण। टाइप 1 एरर भी पूछ देता है, जब एक ही सही शून्य परिकल्पना को गलती से अस्वीकार कर दिया जाता है, फॉल्स पॉजिटिव। जैसे अदालत है, मान के चलिए, तो कोई भी सही व्यक्ति है, ठीक है, तो उस स्थिति में उसको अगर निर्णय दे दिया गया, उसको कोई सजा दे दी गई, तो उसको हम लोग टाइप 1 एरर के तहत रखते हैं, यानी फॉल्स पॉजिटिव। सजा होनी सही है, लेकिन क्या हो गया, गलत सजा हो गया। जब एक ही सही शून्य परिकल्पना को गलती से अस्वीकार कर दिया जाता है, टाइप 1 एरर हो गया। जब एक गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, फॉल्स निगेटिव, ठीक है, गलत है लेकिन उसको स्वीकार कर लिया गया, तो टाइप 2 हो गया। तो जैसे यहाँ पे एक देखिए, थोड़ा उदाहरण समझिएगा। जैसे आपका टाइप 1 हो गया, इसको हम लोग फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव यानी एक व्यक्ति वास्तव में निर्दोष था, लेकिन अदालत ने उसकी सजा सुना दी। अब देखिए, निर्दोष है, ये जो कि गलत है, ठीक है। निर्दोष को सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति वास्तव में निर्दोष था, लेकिन अदालत ने जब उसको सजा सुना दी, तो ये एरर हो गया, टाइप 1 एरर हो गया, ठीक है। और एक व्यक्ति दोषी है, लेकिन अदालत ने उसको सजा नहीं सुनाई, तो वो टाइप 2 एरर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गलत। देखिए, निर्दोष था, एक व्यक्ति वास्तव में निर्दोष था, लेकिन अदालत ने उसे सजा सुना दी, तो क्या किया, गलत किया, तो इसको गलत पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया टाइप 2 एरर में, क्या हो गया, बीटा टेस्टिंग भी उसको कहते हैं, फॉल्स निगेटिव। जब एक गलत शून्य परिकल्पना को गलती से स्वीकार, रिजेक्ट कर लिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति वास्तव में दोषी था, लेकिन अदालत उसको बाइज्जत बरी कर दी, तो ये फॉल्स था, ठीक है, दोषी, लेकिन उसका रिजल्ट निगेटिव हो, बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है। तो आप उस प्रभाव या अंतर को नहीं देख पाए जो वास्तव में वहां मौजूद था, यानी गलत नकारात्मक आपका रिजल्ट हो गया। यानी कोई व्यक्ति दोषी है और फिर भी आप उसको बाइज्जत बरी कर दिए, तो वो टाइप 2 टाइप का एरर हो गया। और जब कोई निर्दोष है और उसको अब आप सजा दे दिए, तो वो टाइप 1 टाइप का एरर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है। जब पॉजिटिव, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया और डॉक्टर ने कहा बीमारी है, जबकि नहीं थी, स्वस्थ व्यक्ति है, उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तो यानी यहाँ पे डॉक्टर में गड़बड़ी हुई, जांचा गया, लेकिन रिजल्ट जो है, जो आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए, वो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे आपका टाइप 1 एरर हो गया। लेकिन जब व्यक्ति बीमार है, लेकिन रिजल्ट में पॉजिटिव आ गया, नहीं आया, निगेटिव आ गया, तो बीमारी नहीं है जबकि थी, तो उसको हम लोग टाइप 2 एरर कहते हैं। तो कई बार यहाँ से को पूछ देगा, तो जब पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए लेकिन पॉजिटिव आना नहीं चाहिए, ठीक है, वहाँ निगेटिव आना चाहिए, तो वो हो गया आपका टाइप 1, ये याद रखिएगा। और जब निगेटिव आना चाहिए, रिजल्ट में नकारात्मक होनी चाहिए और वहाँ पॉजिटिव आ जाए,
तो फिर आपका टाइप 2 एरर हो गया। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे एक और एग्जांपल है गलत अलार्म, फॉल्स अलार्म भी हम इसको टाइप 1 कह सकते हैं। जैसे शेर नहीं आया और आप चिल्लाए कि शेर आया, तो ये फॉल्स अलार्म हो गया, ठीक है। अब फेल्ड टू अलार्म, शेर आ गया लेकिन आप चिल्ला नहीं पाए, चिल्लाना ही भूल गए, तो फेल्ड टू अलार्म हो गया। तो इससे समझिए, जैसे आप वास्तविक में शेर नहीं आया और आप चिल्लाए तो फॉल्स अलार्म कर दिया, और यहां पर आपको अलार्म करना चाहिए लेकिन आप कर ही नहीं पाए, तो वो टाइप 2। तो ये आप यहां से टाइप 1 टाइप 2 को अच्छे से सोच करके समझ गए होंगे कि कैसा एरर टाइप 1 होता है और कैसा एरर टाइप 2 होता है। सही को जो गलत कर दिया, ठीक है, सही को गलत कर दिया और दूसरा गलत को सही कर दिया। तो जो सही को गलत किया वो टाइप 1, और जो गलत को सही कर दिया तो वो टाइप 2। तो ये थोड़ा सा 1-2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रत्यक्षवाद बनाम उत्तर प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? यह मानता है कि दुनिया को केवल ज्ञान और गणितीय सूत्रों से समझा जा सकता है। यह प्रत्यक्षवाद है, यानी जो दिखता है उसको वो विज्ञान से कोरिलेट करके ही समझता है, गणितीय सूत्रों को, तभी उस पर विश्वास करता है, तो वो प्रत्यक्षवाद हुआ। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, शोधकर्ता अपने विचार और अनुभव भी शोध को प्रभावित करते हैं, वो मानता है विषय परक, यानी अलग अलग शोधकर्ताओं का अलग अलग विचार होता है, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो पोस्ट पॉजिटिविज्म हुआ, यानी उत्तर प्रत्यक्षवाद। और जो गणितीय और विज्ञान सूत्रों के आधार पर केवल रिजल्ट आया तो वो प्रत्यक्षवाद हुआ। यह विचारधारा जो है 19वीं सदी में अगस्त कॉम्टे, ये पूछ सकता है प्रत्यक्षवाद किसके द्वारा दिया गया, अगस्त कॉम्टे के द्वारा दिया गया, पूरी तरह से विज्ञान और तर्क पर आधारित है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष या रिसर्चर के सोच के पे बिल्कुल डिपेंडेंट ये नहीं है, केवल वैज्ञानिक आधार को। मुख्य विचार, सत्य केवल वही है जो हम अपने 5 इंद्रियों से देख, छू या माप सके। प्रकृति या वस्तुनिष्ठ है, इसमें शोधकर्ता और विषय के बीच कोई व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं होता है। पद्धति या मात्रात्मक शोध निगमनात्मक डिडक्टिव तर्क का उपयोग करता है, जैसे भौतिकी, फिजिक्स के नियम, गुरुत्वाकर्षण हर जगह समान रूप से काम करता है, चाहे शोधकर्ता कोई भी हो, ठीक है। तो यह प्रत्यक्षवाद हो गया। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या हो गया? यह प्रत्यक्षवाद की कमियों को दूर करने के लिए आया। यह मानता है कि सामाजिक विज्ञान में हम पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में हम लोग पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। मुख्य विचार, सत्य का अस्तित्व तो है लेकिन मानवीय कमियों और पक्षपातों के कारण हम पूरी तरह से 100% कभी नहीं जान सकते। हम केवल उसके करीब पहुंच सकते हैं, मानी सत्य के करीब पहुंचेंगे, 100% सत्य नहीं जान सकते किसी व्यक्ति के बारे में। यह विषय परक सब्जेक्टिव है, शोधकर्ता अपने विचार और संस्कृति शोध को प्रभावित करते हैं। पद्धति गुणात्मक होता है, इसमें आगमनात्मक इंडक्टिव तर्क का समर्थन करता है। किसी व्यक्ति की खुशी को मापना, क्या केवल एक आंकड़ा से मापा जा सकता है? कोई व्यक्ति खुश, क्या पैसे से व्यक्ति खुश हो सकता है? स्वस्थ है तो क्या वो खुश हो सकता है? ठीक है, तो इसके लिए अनुभवों को समझना जरूरी होता है। यानी आपका कोई एक रिजल्ट वहां पे कारण नहीं है, वहां पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खुशी को अगर आपको मापना है तो कोई बोले कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो खुश है, क्या ऐसा है? कोई व्यक्ति के पास धन है तो वो खुश है, ऐसा है? या किसी की शादी हो गई तो वो खुश है, ऐसा है? या किसी की शादी नहीं हुई तो वो खुश है, ऐसा है? तो यहां पर क्या होता है कि जो रिसर्च होगा उसमें उत्तर प्रत्यक्षवाद, आपको भी इसमें अपना दिमाग लगाना हो, ठीक है। यानी जो रिसर्चर हैं वो भी यहाँ पे अपना तर्क का समर्थन करते हैं, तो ये गुणात्मक रिजल्ट देगा, ठीक है। ये आपका समन्वय नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग, यानी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये रिजल्ट देने वाला होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे उत्तर प्रत्यक्षवाद समझ गए होंगे। तो ये पूरा उसी का
प्रत्यक्षवाद क्या, वैज्ञानिक और कठोर। उत्तर प्रत्यय आलोचनात्मक और लचीला होता है। सत्य केवल एक है और स्थिर है। सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, जैसे ईश्वर है, कोई बोलेगा अल्लाह है, कोई बोलेगा ईसाई के जो धर्मगुरु हैं ये है ईश्वर। तो यहाँ पे कई पहलू हो सकता है, ठीक है। तटस्थ ये रहेगा, ये पार्टिसिपेटरी होगा, प्रतिभागी पे डिपेंड करेगा। निगमनात्मक होगा, निगमन यानी हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। आगमन में हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पार्टिकुलर से जनरल की ओर जाते हैं। यहाँ रिजल्ट न्यूमेरिक में वैल्यू में होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन में होगा, अनुभव में होगा, एक्सपीरियंस में होगा, वर्ड एक्सप्रेशन। यह निश्चितता चाहता है और यह संभावना, प्रोबेबिलिटी पे काम करेगा। संभावना है, खुश होने की संभावना है कि अगर जो स्वस्थ है वो खुश हो सकता है, लेकिन पूर्णता सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च यहाँ तक। अब देखिए जो शोध लिखे जाते हैं वो थेसिस जो राइटिंग होता है वो भी कई तरीका से, कई स्टाइल्स में होते हैं। एक होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, खास करके शिक्षा और मनोविज्ञान का जो शोध प्रकाशित होता है तो उसमें एपीए डिजाइन को फॉलो किया जाता है, एपीए मैनुअल्स स्टाइल को। वहीं एमएलए होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मानविकी और साहित्य लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा शोध डिजाइन से किया जाता है, किस स्टाइल्स में। तो एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब कोई भी फॉर्मेट है, कोई भी शोध है, उसके 3 भाग हैं। एक प्रारंभिक भाग प्राइमरी पेजेज, प्रीलिमिनरी पेजेज में क्या होता है, शीर्षक होगा, टाइटल पेज होगा, अनुमोदन अप्रूवल सीट होगा, विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति, शोध का विषय, शोधकर्ता, गाइड का नाम, आभार, सहायता करने को धन्यवाद, विषय सूची, अध्यायों की सूची होगी। उसके बाद पूरे शोध का संक्षिप्त विवरण रहता है इसमें, ठीक है, सार में। दूसरा परिचय, इंट्रोडक्शन, समस्या का विवरण, उद्देश्य, साहित्य समीक्षा, पुराने शोधों का विवरण, शोध कैसे किया गया उसका विवरण, परिणाम, डाटा तालिका बना करके उसमें डाला हुआ, निष्कर्ष सुझाव रहता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका पार्ट, उसमें संदर्भ, उपयोग किए गए स्रोत, प्रश्नावली, कच्चा डेटा, अतिरिक्त चार्ट, इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो शैली है एपीए फॉर होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मनोविज्ञान, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाएगा। एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये पूछते रहता है एपीए और एमएलए। मानविकी जैसे हिस्ट्री विषय हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब में हम लोग या सोशल साइंस हो गया, साहित्य हो गया, भाषा हो गया, उसमें हम लोग एमएलए करते हैं। शिकागो मैनुअल स्टाइल है, इसमें खास करके इतिहास, व्यापार और ललित कला का प्रयोग किया जाता है। IEEE जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और तकनीकी विषय की रिसर्च में ये टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एपीए और एमएलए का अंतर याद रखिए। इसमें क्या होता है, लेखक का जो सरनेम होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कोई नाम है अमित शर्मा, तो पहले शर्मा आएगा, फिर जैसे अमित का ए लिख दिए, फिर कब प्रकाशित हुआ 2026 में तो वो लिख दिए, और फिर शोध का सिद्धांत वो लिखते हैं। लेकिन एमएलए में क्या होगा, ठीक है, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ भी आपका सरनेम आएगा, टाइटल, उसके बाद नाम आएगा, फिर शोध का सिद्धांत, फिर किस प्रेस से हुआ, कब हुआ। तो इसमें वर्ष लास्ट में होता है और यहाँ पे वर्ष जो है बीच में होता है, नाम का पहला लेटर, ये ध्यान देने बात है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रेफरेंसेज में केवल वही स्रोत शामिल होते हैं जिसका उपयोग हम लोग शोध पत्र के अंदर किए हैं, और बिब्लियोग्राफी, इसमें सभी स्रोत शामिल होते हैं जिन्हें आपने शोध के दौरान पढ़ा है, चाहे आपने उनका सीधा उल्लेख शोध में किया है या नहीं किया है, लेकिन जो पढ़ा है बिब्लियोग्राफी में वो आप सब दिखाएंगे। रेफरेंस में जिसका प्रयोग केवल किए हैं वो उसमें आप केवल डालेंगे। तो यहाँ से भी ये रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फुट नोट्स क्या होता है। पेज के निचले हिस्से में कई बार आप देखते होंगे अतिरिक्त जानकारी दे दी जाती है, उसको फुट नोट्स कहा जाता है। इन नोट्स अध्याय के अंत में जो जानकारी दी जाती है, ठीक है। और पीयर रिव्यू, शोध पत्र प्रकाशित होने से पहले उसको विशेषज्ञों द्वारा जांच किया जाता है, उसको पीयर रिव्यू कहते हैं, ठीक है। और अभी के समय में पूरा रिसर्च क्या तकनीकी पे भी निर्भर हो गया, तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स
आ रहे हैं जो रिसर्च को देखते हैं कि कहीं चोरी तो नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, शोध के अलग अलग चरणों में अलग अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। जैसे मात्रात्मक क्वांटिटेटिव डाटा के लिए SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज, ठीक है। तो मात्रात्मक जो क्वांटिटेटिव डाटा है यह सामाजिक विज्ञान में सबसे लोकप्रिय सांख्यिकी सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ठीक है, यानी 30 से कम और 2 से अधिक ग्रुप के लिए किया जाए, कोरिलेशन आदि निकालने के लिए होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम SAS जटिल डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। MS एक्सेल बुनियादी गणनाओं को ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। R एंड पाइथन उन्नत डेटा साइंस प्रोग्रामिंग आधारित शोध है। तो ये सारे जो हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, ICT टूल्स हैं जिसके माध्यम से रिसर्च की जांच होती है। NVivo यह साक्षात्कार और टेक्स्ट आधारित डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है, इंटरव्यू और टेक्स्ट आधारित डेटा का, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा का ये करेगा। ये जो कर रहा था आपका SAA है, SPSS, ये मात्रात्मक क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक वैल्यू वाले डाटा का। उसके बाद एटलस TI गुणात्मक डेटा में कोडिंग और थीम बनाने के लिए, और जोटेरो, मेंडेले, एंड नोट सॉफ्टवेयर शोध लिखते समय बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस जो साइटेशन है उसको करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सब आपके प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। शोध पत्रिकाओं की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, इम्पैक्ट फैक्टर किसके लिए? यह किसी जर्नल की गुणवत्ता बताता है। पिछले 2 वर्षों में उस जर्नल में छपे लेखों को कितनी बार साइट किया गया, यानी उसको डाला गया है। अगर आप कोई शोध किए, बार बार उसको अगर जर्नल में डाला जा रहा है, यानी आपका महत्वपूर्ण वो रिसर्च है। महत्व जितना अधिक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल उतना ही प्रतिष्ठित माना जाता है, ठीक है। यानी आपका जितने लोग ज़्यादा आपके रिसर्च को प्रयोग करेंगे, ज़्यादा लेख लिखेंगे, अपने साइट में डालेंगे, तो वो ज़्यादा आपका इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है। H इंडेक्स किसके लिए? यह किसी व्यक्तिगत शोधकर्ता की उत्पादकता और प्रभाव को मापता है। यदि किसी का H इंडेक्स 10 है, यानी इसका मतलब है कि कम से कम जो उसका रिसर्च है, उसके शोध 10 पत्रों में कम से कम 10 बार या अन्य लोगों ने अपने शोध में कोट किया है। यानी कोई भी रिसर्चर है, उनके शोध को अपने रिसर्च में उसका प्रयोग किया, या जर्नल जो रिसर्च का जो मैगजीन है, पत्रिका है, उसमें कई बार 10 बार उसको प्रकाशित किया जा चुका है, तो वो ज़्यादा प्रभावी हो गए। H इंडेक्स I10 गूगल स्कॉलर द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ उन शोध पत्रों की संख्या जिन्हें कम से कम 10 बार साइट किया गया, ठीक है। ओपन एक्सेस डेटाबेस, यानी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल होता है। जैसे शोधगंगा आप साइट खोलेंगे, उस पर बहुत सारे PhD संबंधित थीसिस का डिजिटल भंडार है, ठीक है। शोध गंगोत्री शोध प्रस्तावों सिनॉप्सिस का भंडार है। शोध गंगोत्री में क्या है कि आपके सिनॉप्सिस होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाना है तो शोध गंगोत्री में आप देख के बना सकते हैं। इरिक्स शिक्षा से संबंधित जितने भी शोध हुए हैं उसका वो डाटाबेस है। स्कॉपस एंड वेब ऑफ साइंस दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित शोध डेटाबेस ये है, ठीक है। अब वही चीज़ है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। SPSS एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो सांख्यिकी गणना करता है। NVivo सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट और इंटरव्यू विश्लेषण करता है। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के प्रतिष्ठा को मापता है। H इंडेक्स मैट्रिक लेखक की प्रतिष्ठा को मापता है, कितने बार उसको कोट किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से वेरिएबल्स 2 प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट हुआ जो दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे अधिक पढ़ने से बच्चे सफल होंगे, कम पढ़ने से कम सफल होंगे। तो आश्रित चर हो गया सफलता नहीं, और स्वतंत्र चर हो गया पढ़ना। तो ये आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे समझाया गया है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव सेशन आपका लेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग आपको हमने बहुत कुछ समझाया है। फिर आगे में नेक्स्ट टॉपिक में आपको नमूनाकरण, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना आसान भी नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन में लूँगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का भी इंतजार कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और
बार बार इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोर्स से जुड़ने के लिए आप कंपटीशन हब ऐप डाउनलोड कर दें अपने मोबाइल में, और साथ ही आप कोर्स बाय कर लें। अभी बहुत ही कम कॉस्ट में 799 में आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, और आपको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।